विश्रामपुर शहर अपनी भाग-दौड़ और चहल-पहल के लिए जाना जाता था। इस शहर का दिल था विश्रामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। एक अस्तित्व ऐसा भी था जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते थे। वो था शंकर। शंकर एक भिखारी था। उसका घर स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3 था और उसकी दुनिया आने जाने वाली रेलगाड़ियों तक ही सीमित थी। वो यात्रियों के सामने हाथ फैलाकर अपना पेट भरता था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और निराशा थी, जैसे उसने मान लिया हो कि उसकी नियति यही है, हमेशा दूसरों की दया पर जीना। दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजरते जा रहे थे, लेकिन शंकर की जिंदगी उसी प्लेटफॉर्म पर ठहरी हुई थी। लोग उसे देखते, कुछ सिक्के फेंकते और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते। शंकर उनके लिए बस एक चेहरा था, एक जरूरतमंद हाथ जिसका कोई नाम या पहचान नहीं थी। एक उमस भरी दोपहर में शताब्दी एक्सप्रेस के एक वातानुकूलित कोच के पास भीख मांग रहा था। तभी उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी। वो लंबा, सधा हुआ और बेहद आत्मविश्वास से भरा लग रहा था। उसने एक महंगा सूट पहन रखा था और उसकी कलाई पर एक शानदार घड़ी बंधी थी। शंकर ने मन ही मन सोचा, ये आदमी बहुत अमीर लगता है, और अपना पुराना घिसा-पिटा कटोरा उसके सामने कर दिया। बाबूजी, भगवान आपका भला करे। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ मदद कर दीजिए। उस व्यक्ति ने, जिनका नाम विक्रम सिंह था, एक नजर शंकर को देखा। उनकी आंखों में दया नहीं, बल्कि एक अजीब सी तीक्ष्णता थी। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डालने के बजाय शंकर से एक ऐसा सवाल पूछा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? शंकर हक्का बक्का रह गया। ये कैसा सवाल था? उसने आज तक सिर्फ लेना ही जाना था। देना तो उसकी सोच से भी परे था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, साहब, मैं तो एक गरीब भिखारी हूं। हमेशा लोगों से मांग कर ही गुजारा करता हूं। मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। विक्रम सिंह ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब तुम कुछ दे नहीं सकते, तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं शंकर, और मैं लेन देन के सिद्धांत में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो, तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। मुफ्त में मिली चीज इंसान को आत्मनिर्भर नहीं, बल्कि अपाहिज बनाती है। इतना कहकर विक्रम सिंह ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ गई, लेकिन शंकर वहीं जड़वत खड़ा रहा। विक्रम सिंह के शब्द उसके कानों में नहीं, बल्कि सीधे दिल में उतर गए थे। वो शब्द किसी हथौड़े की तरह उसकी उस सोच पर चोट कर रहे थे, जिसने उसे सालों से एक भिखारी बनाए रखा था। वो राज शंकर सो नहीं पाया। प्लेटफॉर्म की ठंडी जमीन पर लेटे हुए वो बस आसमान को देखता रहा और विक्रम सिंह की बातें उसके दिमाग में घूमती रहीं। जब कुछ दे नहीं सकते, तो मांगने का भी कोई हक नहीं है। ये वाक्य उसे बेचैन कर रहा था। पहली बार उसे अपने भिखारी होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो सोचने लगा, शायद इसीलिए मुझे भीख में ज्यादा पैसे नहीं मिलते, क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं क्या दे सकता हूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो भीख मांगने की कोशिश करता, लेकिन हर बार किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले विक्रम सिंह का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसके हाथ रुक जाते। उसने अपने आसपास के दुनिया को एक नई नजर से देखना शुरू किया। उसने देखा कि चाय वाला पैसे लेकर चाय देता है, अखबार वाला पैसे लेकर खबरें देता है, और कुली पैसे लेकर बोझ उठाता है। हर कोई कुछ देकर ही कुछ ले रहा है। प्रकृति का ये नियम उसे पहली बार समझ में आया था। लेकिन उसका मूल प्रश्न अभी भी वही था। वो दूसरों को क्या दे सकता है? इस सवाल ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के पास एक बेंच पर हताश बैठा था, तभी उसकी नजर पास की झाड़ियों पर खिले कुछ जंगली फूलों पर पड़ी। वे गेंदे के फूल थे, पीले और नारंगी रंग के, जो धूप में चमक रहे थे। उनकी ताजगी और खूबसूरती ने शंकर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने सोचा, ये फूल कितने सुंदर हैं, इन्हें देखकर मन खुश हो जाता है। और तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले ये फूल दूं? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं लोगों को एक पल की खुशी, एक मुस्कान तो दे ही सकता हूं। वो तुरंत उठा और झाड़ियों से कुछ सुंदर सुंदर फूल तोड़ लिए। उसने उन्हें करीने से अपने अंगोछे में रखा और एक नए आत्मविश्वास के साथ स्टेशन की ओर चल दिया। अब वो जब भी किसी ट्रेन में भीख मांगने जाता, तो उसका तरीका बदल चुका था।
जब कोई उसे 1 या 2 रुपए का सिक्का देता तो वो सिक्के लेने के बाद झुककर कहता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर उस व्यक्ति को एक सुंदर सा फूल भेंट करता। शुरू में लोग हैरान हुए। एक भिखारी से भीख के बदले फूल पाना उनके लिए एक नया अनुभव था। लेकिन जब उन्होंने शंकर की आंखों में ईमानदारी और सम्मान देखा तो वे मुस्कुरा दिए। एक स्ट्रेस्ड माँ ने फूल लेकर अपने बालों में लगा लिया, एक बूढ़े आदमी ने उसे अपनी जेब में रख लिया, और एक छोटी बच्ची तो खुशी से उछल पड़ी। वे फूल सिर्फ फूल नहीं थे, वे सम्मान और सकारात्मकता का प्रतीक थे। देखते ही देखते शंकर की कमाई बढ़ गई। अब लोग उसे सिर्फ दया के पात्र के रूप में नहीं, बल्कि फूल वाले बाबा के रूप में देखने लगे। वे उसे पैसे देते और बदले में खुशी खुशी फूल लेते। शंकर रोज सुबह उठकर स्टेशन के आसपास के पौधों से ताजे फूल तोड़ता। वो उन पौधों की देखभाल भी करने लगा था, उन्हें पानी देता ताकि वे और ज्यादा फूल दे सकें। एक दिन शंकर मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में फूल बांट रहा था। तभी उसने देखा कि उसी कोच में विक्रम सिंह बैठे हुए हैं, वही व्यक्ति जिसकी एक बात ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। इस बार उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट नहीं, बल्कि एक सौम्यता थी। उसने अपना कटोरा आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि हाथ में एक सुंदर गेंदे का फूल लेकर बोला, नमस्ते साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे कुछ दान देंगे तो बदले में मैं आपको एक फूल दूंगा। विक्रम सिंह ने उसे देखा और उनकी आंखों में पहचान की एक चमक उभरी। उन्हें वो भिखारी याद था। शंकर के हाथ में फूल और उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखकर उनके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपनी जेब से बटुआ निकाला और 100 रुपए का एक नोट निकालकर शंकर को दिया। शंकर ने कृतज्ञता से नोट लिया और सबसे सुंदर फूल चुनकर उन्हें भेंट किया। विक्रम सिंह ने फूल हाथ में लेते हुए कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। तुम एक उत्पाद दे रहे हो और उसका मूल्य प्राप्त कर रहे हो। ये भीख नहीं, ये व्यापार है। इतना कहकर विक्रम सिंह अपने गंतव्य स्टेशन पर उतर गए। लेकिन उनके द्वारा कहा गया दूसरा वाक्य एक बार फिर शंकर के दिल में उतर गया, तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। वो बार बार इस वाक्य के बारे में सोचने लगा। व्यापारी, मैं एक व्यापारी हूं? ये विचार उसके लिए बिल्कुल नया था। वो प्लेटफॉर्म पर उतरा और अपने हाथ में रखे पैसों को देखा। आज तक वो इन्हें भीख समझता था, लेकिन आज उसे विक्रम सिंह की बात समझ आई। ये भीख नहीं, ये उसकी कमाई थी। ये उन फूलों का मूल्य था जो उसने लोगों को दिए थे। लोग उसे दया नहीं दिखा रहे थे, वे उससे फूल खरीद रहे थे। ये एहसास होते ही शंकर के अंदर जैसे ऊर्जा का एक ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी आंखों में एक सपना चमकने लगा। उसे लगा जैसे उसके हाथ सफलता की वो चाबी लग गई है जिससे वो अपनी जिंदगी का हर ताला खोल सकता है। वो उत्साह में भर गया और आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। आसपास के लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद शंकर पागल हो गया है, लेकिन वो पागल नहीं हुआ था। उसे तो अपने जीवन का मकसद मिल गया था। अगले दिन से शंकर विश्रामपुर जंक्शन पर फिर कभी नहीं दिखा। वो कहाँ गया, किसी को पता नहीं था। 6 महीने बाद उसी विश्रामपुर जंक्शन पर दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस अपने समय पर खड़ी थी। उसके एक फर्स्ट क्लास कोच में 2 व्यक्ति आमने सामने बैठे थे। दोनों ने महंगे सूट पहन रखे थे और दोनों के चेहरे पर सफलता की चमक थी। उनमें से एक ने दूसरे को देखकर मुस्कुराया और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्कार श्रीमान विक्रम सिंह जी, क्या आपने मुझे पहचाना? विक्रम सिंह ने हाथ मिलाया और उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वो याद नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, माफ कीजिएगा, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। विक्रम सिंह हैरान हुए, तीसरी बार? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। हम पहले 2 बार कब और कहाँ मिले थे? अब पहला व्यक्ति खुलकर हंसा और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी विश्रामपुर जंक्शन पर इसी ट्रेन में मिले हैं। मैं वही भिखारी शंकर हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में जीवन का सबसे बड़ा नियम सिखाया था और दूसरी मुलाकात में मुझे मेरी असली पहचान बताई थी। ये सुनकर विक्रम सिंह अवाक रह गए। उन्होंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उनके सामने बैठा ये आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति वहीं हड्डियों का ढांचा मैला कुचैला भिखारी शंकर था। ये असंभव लग रहा था। तुम शंकर हो, लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम ये सूट बूट में कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? विक्रम सिंह ने आश्चर्य से पूछा।
हाँ साहब, मैं वही शंकर हूँ, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं, फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ही दिल्ली जा रहा हूँ। वो कुछ देर रुका और फिर बोला, उस दिन जब आपने मुझे व्यापारी कहा तो मेरी दुनिया ही बदल गई। मुझे समझ आया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। मैं अपनी ही नज़रों में भिखारी था, जबकि दुनिया की नज़रों में मैं एक छोटा व्यापारी बन चुका था। आपके एक शब्द ने मेरी सोच बदल दी। मैंने ट्रेन में फूल बेचकर जो पैसे जमा किए थे, उनसे मैंने शहर की सबसे बड़ी फूल मंडी से फूल खरीदने शुरू किए। पहले मैं एक छोटी सी टोकरी में फूल बेचता था, फिर मैंने स्टेशन के बाहर एक छोटी सी दुकान किराए पर ले ली। मैंने फूलों के बारे में सब कुछ सीखा। कौन सा फूल किस मौसम में मिलता है, किस त्योहार पर कौन से फूलों की मांग होती है। मैंने मंदिरों और शादी समारोहों के लिए भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। विश्रामपुर के लोगों को मेरे ताज़ा फूल बहुत पसंद आए और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज शंकर पुष्प भंडार का मालिक बना दिया है। आज शहर में मेरी 5 दुकानें हैं और अब मैं दूसरे शहरों में भी अपना काम फैला रहा हूं। विक्रम सिंह मंत्रमुग्ध होकर शंकर की कहानी सुन रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर गर्व हो रहा था कि उन्होंने एक पत्थर में छिपे हीरे को पहचान लिया था। दोनों व्यापारी अब बहुत खुश थे। जब दिल्ली स्टेशन आया तो वे साथ में उतरे और अपने अपने व्यापार की बातें करते हुए आगे बढ़ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारी सफलता और असफलता हमारी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छुपी होती है। शंकर ने अपनी सोच बदली और उसकी जिंदगी बदल गई। उसने खुद को भिखारी समझना बंद कर दिया और एक व्यापारी की तरह सोचना शुरू कर दिया। जीवन का लेन देन का नियम वास्तव में काम करता है। अगर आप दुनिया से कुछ पाना चाहते हैं तो पहले आपको दुनिया को कुछ देना होगा, चाहे वो एक छोटा सा फूल ही क्यों ना हो। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा और अपने आत्मसम्मान को जगाना होगा, क्योंकि जिस दिन आप खुद पर विश्वास कर लेते हैं, उस दिन दुनिया आप पर विश्वास करने लगती है। सफलता आपके अंदर ही है, बस उसे पहचानने की देर है।